तो 20 नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। प्रदत्त पृष्ठ मतलब प्रदत्त मतलब होता है दिया गया पृष्ठ क्षेत्रफल रहना चाहिए, ठीक है। मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया गया है और महत्तम आयतन मतलब आयतन आपको मैक्सिमम लेना है कि बेलन का ऊंचाई जो होगा आधार के व्यास के बराबर होगा। मतलब जब बेलन का ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है तो उस केस में उस बेलन का मतलब उस बेलन का क्या होगा, आयतन जो होगा वो महत्तम होगा। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। मतलब बेलन का व्यास के बराबर होना चाहिए बेलन का ऊंचाई, आपको यही दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर महत्तम लेके चलेंगे तब ऐसा नहीं। तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेलन बना लेना है, ठीक है। मान लो कि हम बेलन बना लिए, ये आपका बेलन हो गया नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होगा। अगर ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो यहाँ से त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक को ऊंचाई बोलते हैं कि नहीं, इसको एच मान लिए। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, बेलन की त्रिज्या। क्या बोलेंगे, बेलन का त्रिज्या इन होता है। तो बेलन का व्यास कितना होगा 2r, बेलन का त्रिज्या हो गया r, तो बेलन का व्यास कितना होगा 2r होगा। अब देखो यहाँ पर हमको प्रदत्त पृष्ठ मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, जैसे लिख दिया प्रदत्त है मतलब इसका मतलब है कि पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मालूम है, तब हमको महत्तम आयतन पे निकालना है, ठीक है। तो प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है, ये निकालना है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है, माना कि बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या हम मान लेते हैं r। कितना मान लिए, r मान लेते हैं, या x में मान लें, x में ही मान लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बेलन का त्रिज्या r इकाई में मान लेते, लिख देते हैं r इकाई है, ठीक है। उसके बाद इसका ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई इसका मान लेते हैं h इकाई, ठीक है। अब बताओ जब इतना मान लिए तो बेलन का यहाँ से हम निकाल सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए एक मिनट की बेलन का वक्र थे, हालांकि खाली लिख दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल। इंग्लिश वाला अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो देखना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, खाली पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, खाली लिख दिया प्रदत्त पृष्ठ लिख दिया है, तो संपूर्ण लगेगा, ऐसे संपूर्ण ही लगेगा, ठीक है, वक्र खाली नहीं लगेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगा रहे हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो इसको मान लेते हैं एस, क्योंकि एस के मतलब होता है सरफेस एरिया, एस मतलब सरफेस हुआ ना, और ए के मतलब क्षेत्रफल, इसको एस मान लेते हैं। तो बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तुम लोग पढ़े हो 2πr/h, और प्लस क्या होता है, एक वृत्त नीचे में है और एक वृत्त ऊपर में है, तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो लिखाएगा 2πr², इन लिखाएगा। अब देखो इतना निकाल लिए, अब हम यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ s दिया हुआ है, और जब दिया हुआ है तो एक यहाँ पर दो, यहाँ पर माना हुआ कौन कौन है, एक त्रिज्या माना हुआ है, एक ऊंचाई माना हुआ है, ये दोनों वेरिएबल हो गए, दोनों क्या हो गया वेरिएबल। और जो दिया हुआ रहता है उसको वेरिएबल नहीं मानते, यहाँ प्रदत्त लिख दिया, प्रदत्त के मतलब ये आपका दिया हुआ है, इसको आपको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। यहाँ वेरिएबल r और h है, तो किसी एक वेरिएबल का हम मान निकालेंगे, तो h निकालना आसान है r के तुलना में, क्योंकि r दो जगह पर है कि नहीं। तो हम निकालते हैं h, निकालते हैं, क्या निकालेंगे h। तो बताओ यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो पहले इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो लिखाएगा s माइनस 2πr² बराबर 2πrh। इसके बाद हम करेंगे 2πr को हम भागा में भेज देंगे, मतलब s माइनस 2πr², और 2πr को डिवाइड में भेजो, तो यहाँ से h निकलेगा कि नहीं। तो कहने का अर्थ हुआ आपका h आएगा, h इक्वल टू, इसको इसके साथ भी अलग कर दो, इसको इसके साथ भी अलग करो, अलग करने पर कितना आ रहा है, आएगा s/2πr²,
आर, और इसके साथ अलग अगर करते हैं तो 2 पाई r² बटा 2 पाई r, तो 2 पाई से 2 पाई और एक आर खत्म हो जाएगा, मतलब आपका एस बराबर एस बाई 2 पाई r माइनस क्या बच रहा है, सिर्फ r बच रहा है। ये आपका एच का काम कर रहा है, ऐसे में। अब देखो हम यहाँ से क्या किए कि एच निकाल लिए। एच जब आपका निकल गया है तब आपको क्या करना है, इसके आयतन पर जाना, चूंकि कह रहा है इसमें मैक्सिमम आयतन होना चाहिए। तो मैक्सिमम आयतन निकालने के लिए पहले आयतन निकालेंगे तब ना मैक्सिमम मिनिमम पर जाएंगे। तो अब हम निकालेंगे आयतन, क्या निकालेंगे, लिखते हैं अब आयतन बराबर, मतलब बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। तो आयतन को नोट करते हैं भी से। तो बताओ बेलन का आयतन क्या आता है, बेलन का आता है पाई r², एच होता है कि नहीं। तो बेलन का आयतन आपका होगा पाई r² एच होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, पहले ये पाई आपका है और यहाँ r है, तो r का मान आपका देखो यहाँ पर तो r तो रहेगा, r आपका वेरिएबल है तो रहेगा। उसके बाद आपका h है, तो h का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो h के जगह पर रखेंगे s बटा 2 पाई r माइनस r। यहाँ पर हम v हो गया, यहाँ पर h की जगह पर रखे पाई r² लिखाया और h s बटा 2 पाई r माइनस r। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब दो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुना इसमें भी कर देते हैं, इसका गुना इसमें भी करते हैं। तो जब इसका हम गुना इसमें करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, इसका इसमें करने पर तो कटेगा ही, कटेगा कि नहीं। तो इसका पहले हम इसमें करते हैं और इसका इसमें भी वो r भी इसका कट जाएगा। तो दो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका एस, तो पाई इसमें कट गया और r भी एगो कट गया, तो एगो r लेकिन बच रहा है और यहाँ नीचे में 2 भी बचेगा, तो एस बाई मतलब एस r बाई 2 बच रहा है। और इसका गुना आप इसमें भी कर लो तो माइनस हो जाएगा पाई r³ हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका हो गया, हम गुना करने पर आपका आयतन निकल गया कि नहीं। अब ये आयतन जब निकल गया तब इसी से हमको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो निकालना है मैक्सिमम आयतन, तो लिखेंगे मैक्सिमम आयतन हम कब निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर दूसरा बार करेंगे कि नहीं। तो पहले हम एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो निकालेंगे, इसलिए यहाँ से निकाल लेते हैं dv बटा dr। तो बताओ dv बटा dr अगर निकालेंगे तो s आपका कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, क्योंकि s आपका दिया हुआ है। सुबह हम लिखे ये प्रदत्त क्षेत्रफल है, प्रदत्त मतलब दिया हुआ, तो s आपका कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो r का कितना होगा, r के रिस्पेक्ट में निकल रहे हैं। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू r। r के रिस्पेक्ट में क्या है कि अब वेरिएबल यहाँ सिर्फ r बच रहा है, h एगो वेरिएबल था तो h को हम r के पदों में निकाल लिए, तो h अब वेरिएबल यहाँ तो h है नहीं, तो वेरिएबल कौन बचा, r। तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ s बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो s बाई 2 तो आपका बाहर हो गया और r एक खाली वेरिएबल है। तो बताओ r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे x रहता था, x का अगर हम करते थे और x के रिस्पेक्ट में कितना आता था 1, वैसे dr बटा dr कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब निकालेंगे r का कितना आएगा, 1 आएगा। अरे मेरा फेस दिखना जरूरी है, बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। एक मिनट नीरज कुमार तुम अपना पहले हटाओ, इसके वीडियो नहीं हटेगा, ठीक है। दो यहाँ एस आर, एक मिनट करते हैं सोल्यूशन। बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रॉब्लम कब से हो रहा है बताओ क्या। अरे पूरा गाढ़ा तो चल रहा है। अच्छा रुको, एयरटेल वाला करते हैं, जियो वाला लगल होगा। तो तब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये r का कितना हो गया 1 हो, इसका तो डिफरेंशिएट हम किए हैं, तो s बाई 2 कॉन्स्टेंट है, होगा सिर्फ r का होगा, तो के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1। उसी प्रकार पाई तो कांस्टेंट है तो सिर्फ r का होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा, मतलब हो जाएगा 3 पाई r² हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई
आर स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो सिंगल डेरिवेटिव हम कर लिए, डबल डेरिवेटिव भी यहीं पर कर लेते हैं, आगे कहा जाएंगे तो पहले यहाँ पर ही हम डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। लिख लेते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो बताओ फिर से इसका अगर हम करें तो क्या लिखाएगा, डी स्क्वायर भी बटा डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो यहाँ एस बाई टू भी कॉन्स्टेंट, वन भी कॉन्स्टेंट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का कितना होता है जीरो। एस चूंकि एस यहाँ आपका दिया हुआ चीज हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3 पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ पर आर स्क्वायर का होगा, तो फिर पावर आगे आएगा, पावर में घटेगा, ये माइनस से तो माइनस पड़ जाएगा, इसका पावर इसमें कितना होगा 3 दूना 6 पाई आर ही ना आ जाएगा। अब ये आपका डबल डेरिवेटिव भी हम निकाल लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा और करके डीवी बटा डी आर कितना करेंगे जीरो करेंगे, और उसके बाद यहाँ से एक आर का वैल्यू निकालेंगे, और आर का वैल्यू निकालने के बाद इसमें हम रख के देखेंगे निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो चलो इतना पहले आप लोग कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, यहां तक में कुछ दिक्कत है किसी को? जितना अभी तक हम बनाए हैं उसमें अगर कहीं दिक्कत है तो पूछो। क्या बोल रहे हो जी, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, स्पीकर बंद करो जी। गुड्डू कुमार, सब स्पीकर बंद करो तो समझाते हैं फिर से। तो इस क्वेश्चन में क्या था समझना फिर से। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रदत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रदत्त मतलब होता है दिया हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रदत्त पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ है, तो कह रहा है कि जब इसका आयतन मैक्सिमम होगा तब इसका ऊंचाई और इसका ये व्यास, व्यास करने में तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा व्यास होगा। बेलन के बारे में पढ़े हो, बेलन का यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, इसी को अगर पूरा कर दे तो क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। और इसका ऊंचाई मतलब जब इसका व्यास और इसका ऊंचाई बराबर होगा तो इसका आयतन क्या होगा मैक्सिमम होगा, यही हमको सिद्ध करना है। या फिर हमको ये सिद्ध करना है कि मैक्सिमम आयतन जब होगा इसका व्यास और इसका ऊंचाई क्या होगा बराबर होगा। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। अब तो इसमें मान लिए बेलन का त्रिज्या मान लिए आर इकाई, ऊंचाई मान लिए एस इकाई, ठीक है। तब हम बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो एस बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सब सूत्र आप लोग 10वां में पढ़े हो, और हम पहले भी बोले थे कि आप लोग क्षेत्रमिति का पूरा फॉर्मूला याद कर लेना, इसका यूज होगा मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं है तो ये दुख की बात है, चूंकि हम पहले ही बताए हैं, बताया कि नहीं। तो देखो एस बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, ये सब आप 10वां में पढ़े हो, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस साइड हमको निकालना है एच का वैल्यू, यहाँ से क्या निकालेंगे एच का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या किए हैं इस साइड में भेज रहे हैं, तो इसको इस साइड में भेजेंगे तो एस 2 पाई स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2 पाई आर एच, ये बचेगा कि नहीं। तो आपका यहाँ पर 2 पाई आर एच बच जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इतना बच रहा है 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर क्या है एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर है। इसमें देखो एच निकाल रहे थे, तो तुमको 2 पाई आर को कहाँ भेजना पड़ेगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आया तो एच निकल गया, तो यहाँ एच का वैल्यू यहाँ पर देखो क्या कि एच निकला, तो इसको एस को इसके साथ भी अलग किए, इसको इसके साथ भी, इसके साथ अलग करेंगे तो एस बटा 2 पाई आर, इसके साथ अलग किए तो 2 पाई आर स्क्वायर बटा क्या आएगा 2 पाई आर, दोनों साथ अलग कर दिए। अब देखो ये तो जितना है उतना ही रह गया, लेकिन यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कट गया और एक आर से आपका ये स्क्वायर का एक आर कट गया, ये आपका एच निकल गया कि नहीं। अब एच निकल गया है, तब हम बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। तो बेलन का आयतन अब क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है।
तो पाई आर स्क्वायर में देखो पाई आर स्क्वायर तो हम लिख दिए जैसे था वैसे ही, लेकिन यहाँ एच है तो एच की जगह पर ये हम रखेंगे कि नहीं, एच बराबर इतना है ना जी, तो इसी को हम एच की जगह पर यहाँ पर रख दिए हैं। समझ में आ रहा है, ये रख रहे हैं कि नहीं पूरा। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर से इसमें गुना किए, तो इसमें जब गुना करेंगे तो 2 पाई इसमें भी है, तो ये पाई से पाई तो कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, इसमें बचेगा क्या, एगो एक आर तो बचेगा, तो एक आर का एस में गुना हुआ तो बाई 2, ठीक है। तो एस आर बाय ये 2 था तो ये 2 नीचे में बच गया। अब इसी पाई आर स्क्वायर गुना करेंगे हम आर में, तो ये देखो पाई से पाई गुना वो पाई है और आर स्क्वायर एक आर होकर कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर के, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आर है, कौन है, आर है, एस दिया हुआ है और दिया हुआ चीज हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस बाई 2 कांस्टेंट है, तो बताओ आर के रिस्पेक्ट में ही किए तो आर का कितना होगा 1, तो ये 1 लिखा गया, फिर माइनस यहाँ पे वो पाई आर, यहाँ पे आर करेंगे तो पावर आगे आएगा, पावर में 3 पावर आगे पाई और 1 पावर घट गया तो कितना पावर स्क्वायर बच गया। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अबर करें तो इसका कितना हो जाएगा 0, इसका हम हमारा हो गया कितना 0, मतलब डी स्क्वायर भी बटा डी एक्स स्क्वायर कितना लगेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका पावर आगे आएगा तो कितना हुआ 6 पाई और यहाँ पर आर, मतलब डी स्क्वायर भी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर आपका आएगा -6 पाई आर आएगा, ठीक है। समझ में आया जी यहाँ तक, यहाँ तक दिक्कतें है। अब यहाँ पर से हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, ठीक है, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहाँ से क्या लिखाएगा तुम्हारा, ये लिखाएगा डी वी बटा डी आर इक्वल टू 0, तो डी वी बटा डी आर का मान कितना है आपका, लिखा हुआ एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना लिखाएगा 0, यहाँ से आपका हो गया -3 पाई आर स्क्वायर बराबर, या फिर एक काम तो इसी में चल जाए प्लस हो जाएगा, तो बताओ आएगा एस बाई 3 पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं। तब यहाँ से आपका आ रहा है, यहाँ से 3 पाई को डिवाइड मिलाएगा इसके साथ गुना में है, तो यहाँ लिखाएगा आर स्क्वायर बराबर निकाला 3 पाई कहाँ आएगा डिवाइड में, तो एस बटा डिवाइड में 3 गुना कितना हो गया 6 पाई। अब हम निकालेंगे आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू स्क्वायर को भेजेंगे तो यहाँ पर रूट होगा, तो एस बटा 6 पाई यही आएगा आर का मान। अब बताओ हमको यहाँ पर देखना है कि आयतन मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं आर का इस वैल्यू पर, ठीक है, आर के इस वैल्यू पर आयतन मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, ये डबल डिफरेंशिएट पे अब जाएंगे, ठीक है, लिखेंगे इसलिए डी स्क्वायर भी बटा डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे जब आर इक्वल टू है रूट अंडर एस बटा 6 पाई। अब बताओ इस वैल्यू पर क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव रहेगा, -6 पाई और आर का मान आप इतना रख दो, यहाँ पर हो गया एस बटा 6 पाई। अब देखो यहाँ पर दो 6 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, और रूट के मान से कभी भी निगेटिव वैल्यू निकलता नहीं है, इसके अंदर से कभी निगेटिव निकलता है, तो आपका देखो ये भी आपका पॉजिटिव है, ऐसे में आपका क्या है कि ये आपका पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो निगेटिव हटेगा नहीं हटेगा, रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, और रूट जब निगेटिव वैल्यू नहीं देता है तो ये कभी हटेगा नहीं, और जब ये हटे मतलब ये निगेटिव होगा नहीं, और निगेटिव अगर नहीं होगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये निगेटिव कभी पॉजिटिव हो पाएगा नहीं होगा। इसका मतलब जब ये निगेटिव है तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आया है वो लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0, और जब ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब आर इक्वल टू रूट अंडर एस बटा 6 पाई पर इसका वैल्यू कितना हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आर का मान होगा रूट अंडर एस बटा 6 पाई, रूट अंडर एस बटा कितना होगा 6 पाई। अब हमको सिद्ध ये करना है तो लिख देंगे अतः आर इक्वल टू रूट अंडर एस बटा 6 पाई पर बेलन का आयतन महत्तम होगा,
महत्तम मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमम ऐसे में महत्तम लिखो चाहे मैक्सिमम लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो आपका यहाँ एज आर बराबर एस बाई 6 पाई पर बेलन का आयतन क्या हो गया, महत्तम हो गया। अब देखो महत्तम आयतन आपका यहाँ पर तो हो रहा है, ठीक है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि जब महत्तम आयतन हो रहा है इसका ऊंचाई जो है इसके व्यास के बराबर है। तो व्यास का मतलब कितना होता है 2r, व्यास का मतलब कितना होता है त्रिज्या का दोगुना ना जी, तो 2r। तो हमको सिद्ध करना है h बराबर 2r, h बराबर 2r। तो इसको तो सिद्ध करने के लिए आपको जाना पड़ेगा समीकरण 1 में। किस में जाएंगे, समीकरण, इसको फिगर को भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलो समीकरण 1 में अब चलते हैं। तो समीकरण 1 आपका वो क्या है समझना पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो बताओ 1 तो किसी को याद है, एच बराबर आया था तुम्हारा, एच बराबर था एस बाई 2 पाई r माइनस था सिर्फ और सिर्फ r था, r स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है r था। यहाँ पर r था कि नहीं, तो यहाँ एस एच बराबर एस बटा 2 पाई r माइनस r था, समीकरण 1 में था। अब देखो यहाँ एस का मान, यहाँ तो एस तो ऐसे रहेगा, इसका एलसीएम लेते हैं। आपको यहाँ पर लाना है कि एच जो है आपके व्यास के, यहाँ आर का मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आर का मान रखो, तो आर का मान अगर रखोगे तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसे ही ये आर का आर स्क्वायर का भी मान रख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर रखाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर ही रख लो, पहले एलसीएम ले लो इसका। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 2 पाई r, और यहाँ पर लिखाएगा एस माइनस, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो लिखाएगा 2 पाई r स्क्वायर, लिखाएगा नहीं। तो हम पहले आर स्क्वायर का मान रखते हैं एस बटा 6 पाई r स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस 2 पाई, और आर स्क्वायर रखते हैं एस बटा 6 पाई, एस बटा यहाँ पर लिखाएगा जी, यहाँ लिखाएगा एस बटा 6 पाई, ये पाई से पाई कटेगा, ये 2 से यहाँ पर कट गया 3 बार में, आर स्क्वायर रख रहे हैं और नीचे भी कितना है 2 पाई r तो है, यहाँ पर है कि नहीं। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका इसका एलसीएम ले लो, ये 3 जो है एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये पूरा डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ जाएगा 3s माइनस एस, और ये 3 कहाँ आएगा डिवाइड में, मतलब 6 पाई r लिखाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3s में से एक s घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2s बटा आ जाएगा आपका एक, यहाँ पर से पाई आपका हटा नहीं है, आपको पाई को भी यहाँ से हटाना है। एक मिनट, कहीं पाई छूटा है या फिर एक्स्ट्रा लिखा गया है यहाँ, तो यहाँ से हो रहा है 6 पाई r, 2 से तो 3 बार में कट गया, और यहाँ s बच रहा है, h बराबर इतना बच रहा है ना। तो यहाँ s का वैल्यू फिर से रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ हमको लाना है 2r बराबर h लाना है, ठीक है, 2r बराबर h लाना है। तो अभी आपका s भी बच रहा है और 3 पाई बच रहा है, तो यहाँ s का मान आपको रखना पड़ जाएगा। ये दोनों हट नहीं रहा है समीकरण 1 में रखने पर, नहीं, या s बराबर ही अगर लेके चलते तो वहां से भी हट सकता था। मैंने मिटा दिए है ना जी, मिटा दिए तो पता नहीं चला। ये एक चीज देखो तो h का मान हम सही रखे हैं, समीकरण 1 में देखो तो मेरे पास है नहीं लिखा हुआ, समीकरण 1 देखो तो h का जो हम वैल्यू रखे हैं s बटा 2 पाई r माइनस r सही रखा हुआ है, इतना ही ना है। तो अगर इसका एलसीएम ले रहे हैं तो इसमें गुना हो रहा है 2 पाई r बटा इतना आ रहा है, नहीं है। अब यहाँ s का मान अगर हम रखते हैं, s का भी मान रखना पड़ जाएगा। तो ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट करो तो s का मान रखेंगे तब आएगा। अब स्क्रीनशॉट करो, हो गया स्क्रीनशॉट।
चलो स्क्रीनशॉट हो गया तो हम मिटा रहे हैं, ठीक है। एस का मान रख रहे हैं, अब एस चूंकि हटाना ही पड़ेगा, कांस्टेंट है ना। वहाँ से 2 6 कट गया था, इससे लेने पर 2 पाई आ रहा था, ठीक है। तो चलो एस का हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो एस का वैल्यू कितना है बताओ, एच बराबर है, तो एस का वैल्यू तुम्हारा आया था 2 पाई आर एच, इन था 2 पाई आर एच। एस का अगर हम वैल्यू रखते हैं तब ऐसे एच को इस तरफ अगर ले आते हैं, और प्लस हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर, बटा में है 3r। यहाँ से अगर हम करेंगे तो इसको इस तरफ फिर लाना पड़ेगा, तब यहाँ से आपका आएगा h माइनस 2 पाई r, और h हो गया इक्वल टू, एक मिनट, ये r को अलग करना पड़ेगा, ये 3 पाई r में है, इसका पहले 3 से गुना कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई आर एच, इसका इसमें गुना करके कितना आएगा 3 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन आएगा। अब देखो यहाँ से आर एच इसमें भी, आर एच इसमें भी, इसको इस तरफ ला के घटा देंगे, ठीक है। तो 3 पाई आर एच माइनस होगा 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, इतना हो रहा है नहीं। अब यहाँ से इसको इसमें घटाएंगे तो तुम्हारा आएगा पाई आर एच, मतलब 3 गो पाई आर एच में से 2 गो पाई आर एच घट गया, तो 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा, एगो बचेगा कि नहीं, तो पाई आर एच हो गया बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर से इसका एक आर कट गया, तो बताओ एच बराबर कितना आया 2r। तो यही लाना था हमको, लाना था कि इसका जो ऊंचाई है उसके व्यास के बराबर है, और 2r का मतलब क्या होता है व्यास, मतलब आपका यहाँ पर आ गया ऊंचाई बराबर व्यास, ऐसे में ऊंचाई बराबर क्या आया व्यास, मतलब मैक्सिमम आयतन जब होगा तो मैक्सिमम आयतन पर ऊंचाई जो होगा वो व्यास के बराबर होगा, ये सिद्ध करना था। समझ में आया क्या, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, इसको मिटा देते हैं, ये स्क्रीनशॉट किए हुए हो गए, इसको मिटा देते हैं। तो आपका यहाँ पर दिखाना यही था, मैक्सिमम आयतन पर मतलब ऊंचाई जो होता है वो व्यास के बराबर होता है, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी करो। अगला कौन सा पूछ रहा था जी, 19 नंबर। 19 में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो ये अभी आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, मिटा देते हैं। तो 19 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ तो पूछ सकते हो, अभी नहीं मिटाए हैं, पूछना है। ठीक है, वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो सबको देख सकते हो, ऐसे हम YouTube पर वीडियो डाले, तुम लोग YouTube पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो हम फिर YouTube पर पढ़ाएंगे, इस पर फिर नहीं पढ़ाएंगे। उसमें व्यूअर खोज रहा है, कम से कम 500 व्यूअर रहेगा तब जाकर के हम YouTube पर पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो जितना देखोगे वही अनुसार से हम पढ़ा पाएंगे फिर YouTube पर, व्यूअर नहीं रहेगा तो YouTube पर नहीं पढ़ा पाएंगे। तो चलो देखो हम लोग अब पढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको कर लेना, ठीक है। एग्जाम में ये पूछता है क्वेश्चन। अब देखो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। एक दिया हुआ वृत्त के अंतर्गत, मतलब आपको एक वृत्त लेना है, ठीक है, और इस वृत्त के अंतर्गत आपको बनाना है आयत। दो आपको समझना, पहले एक आयत है
तो आयत में क्या होता है, आयत का गुण होता है आमने सामने की भुजा बराबर होता है, मतलब इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब इस भुजा के बराबर ये भुजा और ये भुजा के बराबर ये भुजा, ऐसे में। और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। मेन आपका यही दो गुण होता है, ठीक है। अगर ये दो गुण है तो समझना कि आयत है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन इसका पूरा गुण किसमें पाया जाता है, वर्ग में। अगर हम वर्ग बनाए तो वर्ग में भी देखो क्या होता है, वर्ग में तो इसका चारों भुजा बराबर होता है। अब बताओ, जब चारों भुजा बराबर है तो क्या आमने सामने बराबर नहीं हुआ? जब चारों भुजा बराबर लेंगे तो आमने सामने तो ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं? मतलब इसके बराबर ये भी हो जाएगा, इसके बराबर ये भी हो जाएगा। आयकर भी समकोण क्या होता है, समकोण होता है। तो कह रहा है वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंदर में जितना आयत बनता है, वृत्त के अंदर में जितना आयत बनेगा उसमें जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। वर्ग भी एक क्या होता है, वर्ग भी एक क्या है, आयत ही है। तो यही हमको सिद्ध करना है कि जितना आयत बन रहा है उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, जैसे मान लो कि हम ए बी सी डी एक आयत बना दिए, ठीक है, वर्ग में। और एक चीज याद रखना कि वर्ग में अगर हम इस प्रकार से आयत बनाए हैं, दो एक फिगर और हम समझा रहे हैं कि अगर मान लो ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और केंद्र में जो आयत बनेगा, इतना याद रखना कि वर्ग में जितना भी आयत बनता है तो दोनों भुजा क्या होगा, केंद्र से बराबर दूरी पर, एक केंद्र के ऊपर होगा एक केंद्र के नीचे रहेगा। एक ही देने बनाओगे तो आयत नहीं बनेगा। तो बताओ आयत बनेगा, ऐसे तिरछा भुजा हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आयत नहीं बनेगा। आयत एक ही केस में वृत्त में बन सकता है जब हम एक भुजा ऊपर लेंगे और एक भुजा नीचे लेंगे। केंद्र के एक भुजा नीचे रहेगा, एक केंद्र के ऊपर रहेगा। और ये भी रहेगा कि बराबर दूरी पर रहना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो यह 5 सेंटीमीटर रहेगा, तभी ये आयत बनेगा, नहीं तो फिर आयत नहीं बनेगा। ऐसे में आयत को बनाना है तो केंद्र से जितना ऊपर लेंगे उतने ही हमको इसको नीचे लेना है, तभी आयत बन सकता है, नहीं तो फिर आयत नहीं बनता है। और एक चीज और याद रखना, जब आयत अगर आप बनाओगे तो इसका जो विकर्ण होता है ये हमेशा केंद्र से जाता है। कहाँ जाता है, आयत का विकर्ण, वृत्त के अंतर्गत अगर हम आयत बनाते हैं तो इसका जो विकर्ण होगा वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से ही गुजरता है। ये आयत का एक गुण होता है। ऐसे में अगर वृत्त के अंतर्गत अगर एक आयत बना दे तो इस केस में इसका जो विकर्ण बनेगा, जैसे मान लीजिए विकर्ण बना दिए, ये हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। वृत्त का केंद्र जहां पर रहेगा, मान लो वो एक वृत्त का केंद्र है, और इसके बाद में जितना दूरी ये आपका रहेगा उतना ही दूरी ये भी रहेगा। ऐसे में इसको हम मान दो दूरी लिए तो ये भी 90 पर रहेगा, ये भी क्या रहेगा, 90 पर रहेगा। और समकोण है तो आयत है, इसका प्रत्येक कोण 90 भी होता है कि नहीं। जब इसका ये 90 तो ये भी 90, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हुआ, समांतर हुआ। जब ये भी 90 ये भी 90, मतलब एक ही रेखा पर अगर दोनों अगर 90-90 पर खड़ा हो जाए, इस केस में दोनों क्या कहलाता है, समांतर रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर रेखा। तो इस केस में आपका ये दोनों के दोनों रेखा समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, प्लस जितना दूरी ये है उतनी ही दूरी ये रहेगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस वृत्त का, जब ये केंद्र है तो इसको हम वृत्त का त्रिज्या को मान लेते हैं r। यहाँ से यहाँ तक वृत्त का त्रिज्या होगा कि नहीं। जब इसको हम केंद्र लेंगे तो यहाँ से तो ये वृत्त के परिधि को छू रहा है जी। जब वृत्त के परिधि को छू रहा है तो यहाँ तक के दूरी को हम मान लेते हैं b। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम b मान लेते हैं। और जब इसको हम b मानेंगे तो ये ला भी b कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक b, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, b होगा। फिर देखो एक चीज और याद रखना कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा का काम, किसका काम कर रहा है, वृत्त का जीवा। तो वृत्त के जो जीवा होता है उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। कितने बराबर भाग में बांटेगा, अगर ये आपका हम L मान लेते, ये भी आपका क्या होगा, L कहलाएगा। ऐसे में इसको अगर हम L मान लेते, L B सब छोड़ो हटाओ, इसको X मान लेते हैं। इसको अगर X मानेंगे तो इसको भी हम X मान लेंगे, या L B ही रहने दो, चाहे अगर लंबाई चौड़ाई में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर हम L मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, L होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं
क्यू, ताकि हमको स्पष्ट पता चले, ठीक है। तब इस फिगर को समझ में आ रहा है? फिगर, गुड्डू कुमार तुम अपना स्पीकर म्यूट करो, तो स्पीकर म्यूट नहीं किया हो इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझना, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसके बराबर, मतलब यहाँ पर वो इस केंद्र को मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं? ओ। तो केंद्र ओ से पी की दूरी ओपी, जितना ओपी होगा उतना ही ओ क्यू होगा। ओ से ए तक का दूरी यहाँ पर त्रिज्या हो गया, ए से एपी, मतलब एपी जितना बड़ा होगा उतना ही पीबी होगा, क्योंकि ये केंद्र से डाला गया लंब है। और जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है? इसको दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक एल, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? एल होगा। अब देखो हम यहाँ पर दो वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है, हमको वेरिएबल एक निकालना है। एक वेरिएबल रहेगा तभी न, यहाँ आर भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है, तो तीन तीन वेरिएबल हो जा रहा है, पूरा है कि नहीं? तो हमको निकालना है एक वेरिएबल, एक वेरिएबल रहेगा तभी आप इसको हल कर पाओगे, नहीं तो फिर हल करने में दिक्कत होगा। तो एक वेरिएबल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कोण को कुछ मान लेते हैं, थीटा। क्या मान लेते हैं? इस कोण को कुछ मान लेते हैं, और इस कोण को थीटा मान लिया, और थीटा के आधार पर सबका हम दो एल का भी मान निकाल लेंगे, बी का भी निकाल लेंगे, मतलब यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का उपयोग हम करेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा का उपयोग करके इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना पड़े, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं चित्रानुसार, लिख देते हैं चित्र के अनुसार सब चीज मानेंगे, ठीक है। लिख देते हैं चित्रानुसार, तो चित्र के अनुसार मतलब हुआ, ठीक है। तो चित्र के अनुसार जो जो माने हैं उसको लिख देते हैं माना कि एपी बराबर मान लिए हम एल। एपी बराबर क्या माने हैं? एल। जितना एपी होगा उतना ही आपका पीबी भी होगा, ऐसे में। इसके बाद हम माने हैं ओपी बराबर, ओपी बराबर माने हैं बी, और जितना आपका ओपी होगा उतना ही आपका ओपी होगा, ऐसे में। उसके बाद वो हम माने हैं वृत्त की त्रिज्या माने हैं, यहाँ पर देते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कौन है? ओ ए है। वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर मान लेते हैं आर, आर माने हुए न। उसके बाद हम माने यहाँ पर कोण माने हैं ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब दो इतना यहाँ पर वेरिएबल की कमी नहीं है, यहाँ वेरिएबल अब थीटा मान ले तो चौथा वेरिएबल आ गया, 1 2 3 4, चार वेरिएबल हो गया, ठीक है। हालांकि हमको आर से कोई मतलब नहीं है, हमको आयत के क्षेत्रफल से मतलब है। तो आयत के क्षेत्रफल में आपका लंबाई और चौड़ाई खाली आता है, यहाँ पर समझो दो वेरिएबल है ऐसे में, लेकिन इस दो वेरिएबल को हमको एक वेरिएबल करना है। तो एक वेरिएबल देखो कैसे होगा, हम अब देखो आएंगे त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में आ रहे हैं, ए ओ पी। तो बताओ ये कोण कितना है? 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर कोण पी बराबर हो गया 90 डिग्री। अब बताओ 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण, मतलब ये एच का काम करेगा, ये ना आपका कर्ण कहलाएगा जी, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ आर हो गया और ये थीटा, ये दोनों के हम रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से आपका थीटा और ये आर है, तो यहाँ से हम निकालते हैं पहले एल का मान। तो यहाँ से हम लगाएंगे पहले समकोण के सामने क्या होता है? लंब। थीटा के सामने होता है लंब और समकोण के सामने होता है कर्ण। तो यहाँ पर हम निकालते हैं साइन थीटा पर लगाएंगे। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या आएगा? होता है पी बटा 8, और यहाँ पी का काम कौन किया? थीटा के सामने वाला कौन है? एल, यहाँ लिखाएगा एल, और एच का सामने मतलब समकोण के सामने वाला तो कौन है? वो ए, मतलब यहाँ पर आर लिखाएगा कि नहीं? तो मतलब यहाँ से आपका हो गया साइन थीटा बराबर आपका आ गया एल बटा आर, ये ना रहा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे एल बराबर, तो एल निकालना तो आर से इसमें तिरछा गुना होगा, ये लिखाएगा आर साइन थीटा, कितना लिखाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा। तो एल बराबर आपका निकल गया आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम एल निकाल लिए। उसी प्रकार हम कॉस अगर लगाते तो बी निकलेगा, कॉस लगाएंगे कौन निकलेगा? बी। अब निकालते हैं कॉस थीटा, लिखेंगे। तो बताओ कॉस थीटा में क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है बी बटा एच होता है। तो बताओ बी का यहाँ पर काम कौन कर रहा है? यहाँ पर बी का काम बी ही कर रहा है, हम बी ही माने, ठीक है।
तो बी कर रहा है और एच का काम तो करेगा आर। तो यहाँ पर बी बराबर कितना निकलेगा, इसका तीसरा गुना इसमें हुआ तो लिखाएगा आर कॉस थीटा। निकल गया। मतलब देखो यहाँ पर से हम क्या है, इसमें एक वृत्त दिया हुआ है तो यहाँ वृत्त का त्रिज्या को हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये दिया गया वृत्त है और वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ये आर यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ वृत्त है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल कौन है, थीटा। मतलब ये आयत अगर बड़ा होगा तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, आयत अगर हम छोटा करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, और घटेगा। घटेगा कि नहीं, यहाँ वेरिएबल खाली थीटा है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। लिखेंगे अब, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालें, पहले लंबाई निकाल लो। लिखेंगे अब आयत का लंबाई, आयत का लंबाई। तो आयत का लंबाई क्या होगा, ये एपी और इसका पीबी, मतलब देखो एपी और पीबी जुड़ेगा, मतलब एल और एल जुड़ेगा, मतलब हुआ 2l। एल और एल जुड़ने पर कितना आएगा, 2l। तो ये आयत का लंबाई कहलाएगा, मतलब हुआ लंबाई कितना जाएगा 2। और एल का मान आ रहा है कितना, एल का मान है आर साइन थीटा। एल का मान कितना है, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे आर साइन थीटा। ये आपका आयत का लंबाई निकल गया। फिर निकालेंगे चौड़ाई। तो आयत का चौड़ाई कितना आएगा, तो आयत का आपका चौड़ाई आएगा कितना आएगा, यहाँ देखो ये दो जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है, मतलब बी और बी जुड़ेगा तो कितना लिखाएगा 2b। मतलब 2 और b का मान कितना है आर कॉस थीटा। तो b की जगह पर रखेंगे आर कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल गया b। अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसलिए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ये नहीं होता है। तो लंबाई का काम आप क्षेत्रफल को मान लेते हैं, ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ए बराबर निकल गया एल इंटू बी। तो एल का मान है 2r साइन थीटा, कितना है 2r साइन थीटा। और आपका बी का मान कितना है 2r कॉस थीटा। अब देखो इसको गुना करें, 2 गुना हुआ तो होगा 4 और r गुना हुआ तो r स्क्वायर। और यहाँ लिखाएगा, एक काम करो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा होता है, और छोटा हो जाएगा कि नहीं। हम एक फार्मूला और लगा देते हैं, देखो r गुना हुआ तो क्या लिखाएगा, एक 2 को लिखने देते हैं। ठीक है, और एक r गुना हुआ तो r स्क्वायर। और देखो एक 2 अभी और बचा हुआ है तो लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दे सकते हैं। एक 2 को तो लिख दिए, तो यहाँ पर 2 एक था तो यहाँ पर 2r गुना हुआ तो r स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, पता है कि नहीं। इसको लिख देते हैं साइन 2 थीटा। ये निकल गया आपका a बराबर, क्या निकल गया, a बराबर 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब हमको निकालना है मैक्सिमम क्षेत्रफल। तो क्षेत्र हमको मैक्सिमम किसको करना है, क्षेत्रफल को। तो इसी में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा आपको लगाना है एरिया पर, किस पर लगाना है, क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल पर हम लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा का काम ऐसे में। तो यहाँ पर यहीं से लगाएंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और यहाँ पर इसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो चलो इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लो। अरे ठीक है, समझा देंगे फिर से, पहले स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट करो जी। तुम अपना नीरज कुमार तुम अपना हटाओ, स्पीकर बंद करो। तो अभी स्पीकर बंद करो तभी लोग स्क्रीनशॉट कर पाएगा। चलो अब देखो स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तब आप समझना। ठीक है, अब समझा रहे फिर से समझना। ये आपको फिगर तो लगभग समझ में आ गया होगा, जितना OB है OP आपका है उतने ही आपका OQ है। और आयत का विकर्ण हमेशा जो वृत्त होता है वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये आपका ज्यामिति में पढ़ना है 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास में जाओगे तो ये आपके पढ़ना है कि आयत का जो विकर्ण होता है वो हमेशा वृत्त के कहाँ गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ठीक है,
तो 9th के ज्यामिति में जाओ तो पता चल जाएगा। और उसके बाद आयत में जो भुजा होता है हमेशा केंद्र से बराबर दूरी पर होता है, ये भी आपको 9th क्लास में ही पढ़ना है। तो 9th क्लास का कुछ गुण है जो इसमें हमको लगाना पड़ रहा है, तब जाकर के आपका हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जितना आपका ये हुआ उतना ही ये होगा, तो ये बी हुआ तो ये भी बी हुआ। उसी प्रकार ये आपका एल हुआ तो ये भी एल हुआ। ये आपका थीटा मान लिया, इसको हम क्या माने, आर, वृत्त का त्रिज्या को हम माने हैं आर। मतलब यहाँ दिया गया वृत्त है तो यहाँ पर त्रिज्या आर जो है वो आपका कांस्टेंट होगा। हमको मतलब है आयत से, तो वृत्त की त्रिज्या क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। ऐसे में जब हमको आयत से मतलब है तो वृत्त के त्रिज्या को कांस्टेंट मान के चलेंगे। लेकिन ये थीटा वेरिएबल हो जाएगा। थीटा देखो वेरिएबल कैसे होगा समझना। अगर हम ये वृत्त मान लो है, अगर हम ये आयत बड़ा लेते हैं तो देखो आयत बड़ा लेने पर क्या होगा कि आपका जैसे मान लो इसको आप कर देते थीटा यहाँ पर हो रहा है, वही देखो ये थीटा इतना बड़ा हुआ कि नहीं। अगर वही अगर हम आयत और छोटा लेते, मान लो इतने बड़ा लेते तो इसको ऐसे मिलाते तो यहाँ देखो ये थीटा ऐसे मिलेगा। ये देखो ये थीटा बड़ा हुआ कि नहीं, जितना आयत छोटा होगा थीटा बड़ा हो जाएगा। ऐसे में तो ये थीटा आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो थीटा वेरिएबल लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पर लिख दिए हैं चित्रानुसार मान लिए हैं कि AP बराबर L माने हैं, तो जितना AP होगा उतने PB होगा। इसके बाद OP बराबर B माने हैं तो OQ के बराबर हो गया। फिर वृत्त की त्रिज्या OA बराबर R मान लिया और कोण AOP बराबर थीटा मान लिया। अब लिख रहे हैं त्रिभुज AOP में, AOP में अब देखो AOP में अगर हम मान रहे हैं तो यहाँ पर P हो गया 90 डिग्री, तो 90 के सामने हो गया कर्ण और थीटा के सामने हो गया लंब और ये क्या जाएगा आधार। हमको निकालना है एल का मान, तो लंब किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा यहाँ पर इसलिए लगा है, साइन थीटा होता है पी बटा एच मतलब एल बटा आर। देखो यहाँ से अगर हम साइन थीटा एल बटा आर आ गया तो इसका अगर हम इसमें पीछा गुना करते हैं तो एल निकल जाएगा कि नहीं। तो एल बराबर आया आर साइन थीटा। इसी प्रकार हमको निकालना है बी, तो बी निकालना है तो हमको लगाना पड़ेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बी बटा एच, और यहाँ बी का काम बी ही कर रहा है इसलिए बी छोड़ दिए, और एच का काम आर करेगा। फिर इसका इसमें पीछा गुना करें तो बी बराबर आर कॉस थीटा। अब हम निकाल रहे हैं आयत की लंबाई, तो लंबाई क्या होगा, जितना ये एल और ये एल दोनों जुड़ेगा तो कितना हो गया 2l। तो 2l हुआ तो 2 लिखा है और एल का मान रख दिया यहाँ से आर साइन थीटा, तो यहाँ पर आर साइन थीटा। फिर चौड़ाई 2b, तो यहाँ 2 हुआ तो यहाँ पर b का मान आपका है आर कोस थीटा। यहाँ पर है ना आर कोस थीटा, तो यही यहाँ पर हम आर कोस थीटा रख दिए। फिर लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको डिनोट करते हैं ए से, तो ए बराबर हो गया लंबाई यहाँ पर लिखेंगे 2r साइन थीटा और चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2r कॉस थीटा। और ये 2 गुना हुआ, मतलब ये 2 को एक गुना नहीं करे, 2 को एक छोड़ दिए और आर गुना किए तो आर स्क्वायर, लेकिन अभी भी 2 बचा हुआ तो 2 लिख दिया एक साइन थीटा और ये क्या है कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में होता है साइन 2 थीटा मतलब 2r स्क्वायर। इतना हो रहा है कि नहीं। अब बताओ अब कहीं दिक्कत है, अब भी अगर अब क्लियर हो गया जी, इतना समझा देते हैं बताओ। अब वो दिक्कत अगर रहेगा तो देखिए बात में। चलो अब हम यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, जो आपका बचा हुआ है उसी का हम अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, ठीक है, आर वेरिएबल नहीं है, आर कांस्टेंट है। यहाँ लिखाएगा डी ए बटा डी थीटा, तो 2r स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर दोगे। यहाँ पर लिखाएगा डी बटा डी थीटा, यहाँ पर लिखाएगा साइन 2 थीटा, मतलब इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। यहाँ पर जो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन तो होता है कॉस 2 थीटा, जाएगा कि नहीं। और जो थीटा के साथ 2 गुना आएगा, 2 कहाँ आएगा, आगे भी आएगा। चेन रूल लगाएंगे तब, चेन रूल लगाने पर 2 आगे आता है कि नहीं, तो 2 इसमें गुना होगा 2 में, तो जाएगा 4r स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो लिखाएगा 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये आपका आ गया सिंगल डेरिवेटिव, आया कि नहीं। अब यहाँ पर आपको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, तो डबल डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा, लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो बताओ ये कितना आएगा, डी ए बट डी स्क्वायर ए बटा डी एस डी थीटा स्क्वायर
बराबर कितना आएगा यहाँ 3 2 आगे आएगा। और कॉस का तो होता है माइनस में, ये 2 आगे आएगा तो सबसे पहले ये 8 होगा और ये आर स्क्वायर होगा, और कॉस का हो जाएगा साइन, आएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस में होता है, यहाँ माइनस का भी साइन पड़ेगा। ठीक है, तो -8 r² साइन 2 थीटा हुआ। अब देखो ये थीटा के मान कभी बताओ ये 90 से अधिक होगा, कितनों भी हम यहाँ पर इसको आयत छोटा करें चाहे बड़ा करें तो ज़्यादा ज़्यादा ही होगा, सीधा होगा। ये ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, सीधा होगा, सीधा से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये सीधा होगा तो 90 बनेगा, कितना बनेगा, इसका मतलब ये 90 से छोटा रहेगा तभी आयत बनेगा, और 0 से बड़ा रहेगा तभी होगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि थीटा यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है, किसके बीच में बिलोंग्स करेगा, ओपन इंटरवल 0 और π/2 के बीच में। अब बताओ 0 और π/2 के बीच में बिलोंग्स करने के मतलब यहाँ पर कितना रखाएगा, तो यहाँ पर अगर हम π/2 भी रखते हैं तो हो जाएगा कितना पाई। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है साइन 2 लिखा हुआ थीटा, यहाँ पर अगर हम π/2 रख भी देते हैं, 2 से 2 कट गया कितना है पाई। अगर पाई तक भी जाएगा तो बताओ इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट तक साइन क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो अब देखो ये आपका इस थीटा के रेंज में पॉजिटिव है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है, इस थीटा के रेंज में ये क्या है पॉजिटिव। और त्रिज्या कभी निगेटिव होता नहीं है, ऐसे भी स्क्वायर का मान तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो r² लिखा हो तो ये निगेटिव होगा नहीं। और r तो आपका कांस्टेंट है, तो बताइए निगेटिव हटेगा कभी नहीं हटेगा। और निगेटिव नहीं हटने का मतलब हो गया कि आपका अब ये जो है वो लेस देन 0 आ गया, क्या आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया d²a d, मतलब यहाँ पर पहले लिख दो थीटा बिलोंग्स टू इतना, इसलिए लिखेंगे साइन 2 थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ये निगेटिव हो ही नहीं सकता, ये अब क्या होगा ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हो, इससे मतलब बड़ा ही होगा। ऐसे π/2 के बराबर नहीं है इसलिए खाली ग्रेटर देन 0 लिखाएगा। और ये जब पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा निगेटिव, इसलिए लिखाएगा d²a/d लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे लिखा हुआ है कि नहीं, ये निगेटिव हो गया। और जब ये निगेटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर डबल डेरिवेटिव अगर मतलब 0 से छोटा हो जाए तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। मतलब यहाँ से अगर हम निकालेंगे एल की लंबाई, तो जो एल का निकला था, एल बराबर क्या निकला है, एल बराबर निकाले थे जी, एल बराबर आया था 2r साइन थीटा आया था कि नहीं। तो इस लंबाई पर क्या होगा, मतलब आपका यहाँ पर अगर हम रखते हैं आर्क एल का मान इतना आ रहा है कि नहीं, तो ये जो तुम्हारा लंबाई और चौड़ाई है, इस मतलब इस लंबाई चौड़ाई पर इसका मान कितना आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तब हमको यही सिद्ध करना है कि ये आयत है एक वर्ग है। तो आयत वर्ग कब होगा बताओ, जब इसका चारों भुजा बराबर होगा। आयत वर्ग तभी बनेगा जब इसका चारों भुजा क्या होगा, मतलब जितना लंबाई है उतनी चौड़ाई होना चाहिए, मतलब एल और बी क्या होना चाहिए बराबर। मतलब हमको ये एल और बी के मान को बराबर करना है, तब ये हो जाएगा वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग। तो हमको अब दोनों को बराबर करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया, तो लिखेंगे अतः एल इक्वल टू 2r साइन थीटा तथा b इक्वल टू 2r कॉस थीटा पर आयत का क्षेत्रफल महत्तम है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल महत्तम है। ऐसे फॉर मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हम अलग ही कर दे रहे हैं, महत्तम तो अलग दिखा दिए हैं, रहल दोनों महत्तम है। अब देखो हम महत्तम पहले कर लिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका वैल्यू। एक काम करो पहले मत करो, रहल दो अभी, नहीं तो तुम ही लोग कंफ्यूज कर जाओगे। हम तो कर दिए हैं लेकिन तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ लिख देते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा डी बटा डी थीटा पर कितना लिखाएगा 0। अब इसका मान कितना आया है 4r² cos 2 थीटा बराबर कितना आएगा 0।
तो बताओ जब इतना अगर हम करेंगे तो यहाँ से दो 4r² क्या है, कॉन्स्टेंट डिवाइड में जाएगा, यहाँ लिखाएगा cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0। इसको चूंकि 4r² को हम डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, इसको हम लिखेंगे cos 2 थीटा। अब बताओ 0 कितना लिख सकते हैं, cos 90 लिख सकते हैं, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो cos π/2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये cos हटेगा तो थीटा मतलब यहाँ पर क्या बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर आया π/2। तो बताओ यहाँ से थीटा पर कितना आएगा π/4 आया कि नहीं। अब थीटा बराबर π/4 अगर हम यहाँ पर रख भी देते हैं तो बताओ थीटा अगर हम π/4 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, π/4 रखने पर यहाँ पर कितना हो गया 2 से कटेगा तो π/2, तो sin 90 का मान कितना होता है 1। तो अब लिखो इसलिए d² a/d थीटा स्क्वायर निकाल रहे हैं थीटा बराबर π/4 पर। अब थीटा बराबर π/4 इसमें रखो कितना आता है, तो कितना आएगा यहाँ से -8r² साइन यहाँ पर 2 और थीटा बराबर रखना है π/4, तो 2 से ही 2 कटेगा तो sin 90 बच गया। और sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1, कितना होता है, तो sin 90 का मान 1 हुआ तो -8r²। तो बताओ ये लेस देन 0 हुआ कि नहीं। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे लेस देन 0 हुआ, क्योंकि r कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब ये स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा, और 8 कांस्टेंट है तो कभी निगेटिव पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। इसका मतलब L = 2r sin थीटा और B = 2r cos थीटा पर इसका वैल्यू क्या हुआ मैक्सिमम हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे अतः L = 2r sin थीटा और B = 2r cos थीटा पर आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम क्षेत्रफल तो महत्तम कर दिए, ठीक है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के बराबर है, तब ने वर्ग कहलाएगा। हमको सिद्ध करना है कि एक वर्ग है, तो वर्ग कब होगा जब लंबाई चौड़ाई के बराबर होगा। चलो इतना स्क्रीनशॉट करो। अब तुरंत एक लाइन और लिखना है, 2-3 लाइन और चलेगा। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई भी बताओ जल्दी जल्दी। यहां तक अगर दिक्कत है तो बोलो। इतना तक समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या किए उसका डिफरेंशिएट किए थे, तो डिफरेंशिएट तो 2r का यहाँ कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया sin 2 थीटा, डिफरेंस क्या होता है cos 2 थीटा। इन थीटा के साथ 2 गुना में तो 2 कहाँ आएगा आगे आएगा, तो गुना में 4 कितना लिखाएगा 4r² cos 2 थीटा। फिर इसका डबल डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या आएगा, फिर cos का करेंगे तो cos का होता है sin 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा है तो फिर वो थीटा के साथ 2 गुना तो 2 आगे है तो 8 हुआ, cos का होता है माइनस में, तो माइनस लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब ये इतना हम लिख दिए, ठीक है। हालांकि हमको इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं था, इसको तुम हटा भी सकते हो, इसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा करने पर डी थीटा पर 0 करेंगे, और इसके बाद 0 करने पर 4r² कॉस्ट इसको डिवाइड में भेज दिए तो cos 2 थीटा पर कितना बचेगा 0, तो cos 2 थीटा। अब cos 0 का मान कब होता है जब cos 90 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है कि नहीं, तो cos हटेगा तो 2 थीटा π/2 मतलब थीटा π/4। अब निकाले d² a/d थीटा स्क्वायर मतलब थीटा π/4 पर, तब यहाँ पर थीटा π/4 रखो, कितना रखेंगे तो -8r² लिखे हैं, तो साइन यहाँ 2 है तो 2 लिखाया, और थीटा जहाँ पर रख दिया π/4 तो 2 से 2 कट गया 2, तो मतलब π/2, तो साइन π/2 का मान कितना होता है 1, यहाँ पर 1 रखें तो कितना आएगा, देखो r² स्क्वायर का मान कभी निगेटिव होता नहीं है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और ये -8 बच गया तो ये लेस देन कितना आया 0। अब हमको यही लाना है कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई के बराबर है। एक काम करना धीरज कुमार, अब अपना स्पीकर म्यूट कर लो, ठीक है, आगे हम बताने जा रहे हैं। अब हमको यही लाना है कि इसका जो लंबाई है, धीरज कुमार अपना स्पीकर म्यूट करो ना, डिस्टर्ब कर रहे हो।
काहे बदमाशी कर रहा है जी? देखो यहाँ पर लंबाई अब चौड़ाई के बराबर करना है, तो देखो अब निकालेंगे, इसलिए लंबाई बराबर, तो बताओ लंबाई कितना आया? लंबाई है 2r साइन थीटा, ये न है। अब नहीं, 2r साइन थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पर रखो पाई/4, क्योंकि मैक्सिमम आयतन पर थीटा का वैल्यू कितना आया है? पाई/4। अब थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे तथा दोनों एक ही साथ लेके चलते हैं। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 2r cos थीटा, लिखेंगे थीटा इक्वल टू पाई/4 रखने पर, मैक्सिमा मिनिमा करने पर थीटा पर पाई/4 आया कि नहीं? पाई/4 ही आया था, तो थीटा पर पाई/4 रखो। तो बताओ यहाँ से लंबाई बराबर कितना आ जाएगा? तो 2r यहाँ पर लिखाएगा साइन, यहाँ पर लिखेंगे पाई/4, तथा यहाँ पर चौड़ाई अगर हम निकालेंगे तो आपका निकलेगा 2r cos पाई/4। अब देखो यहाँ से 2r साइन पाई/4 का मान कितना होता है? 1/√2। और अगर हम चौड़ाई निकालते हैं तो आपका यहाँ पर भी cos पाई/4 का मान कितना होता है? 1/√2। अब ये √2 से कितना वन कटेगा? √2 बार में, और ये भी √2 से कितना वन कट गया? √2 बार में, लिखाएगा √2, और ये r हो गया तो ये भी √2r, तथा यहाँ से चौड़ाई भी कितना निकल रहा है? ये भी कितना बचेगा? √2 बचेगा, और ये कितना बच रहा है? r। तो बताओ यहाँ पर लंबाई जो है, लंबाई भी √2r और चौड़ाई भी कितना आया? √2r। थीटा बराबर पाई/4 रखे तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या हुआ? बराबर। तो लिखेंगे अतः, मतलब इसलिए लिखाएगा लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर कितना आया? √2r। तो लिखेंगे अतः ABCD वर्ग है। जैसी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा तो ये क्या कहलाएगा? एक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलो यहां तक समझ में आया तुम लोग को? अब बोलो आज 2 ही क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है? बहुते समय लग गया 2 क्वेश्चन समझावे में, 1 घंटा ज्यादा हो गया है। ऑनलाइन पढ़ाने में हालत खराब हो जाता है 1 घंटा। तुम लोग का हो गया? अब मेरा बात सुनना, ठीक है? अगर हो गया है तो मेरा बात सुनो। अरे करो जल्दी, तब जल्दी करो। तो कल तुम लोग कोशिश करना अभी नहीं आने के लिए कल, ठीक है? कल हम आप लोग को सूचना करेंगे कि आना है कि नहीं आना है, तो कल भर आप लोग नहीं आओ, ठीक है? कोचिंग ऐसे हमको तुम लोग से थोड़ा सा एक व्यू लेना है कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्लास में ज़्यादा अच्छा लगता है, कोरोना काल को देखते हुए। ऑनलाइन में पढ़ाई में कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलो, तब क्लास के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन ही पढ़ लो तो बेहतर है कोरोना काल तक। हम्म, कोई दिक्कत है? अरे अपना अपना राय दो, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे और का। ठीक है, अपना अपना राय दे देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है? तुम लोग क्या राय है। कल कोचिंग मत आना, ठीक है? कल भर घर में रहो, हम कल बताएंगे आपको आना है किस में से नहीं आना है। कल भर मत आना, ठीक है? कल भर ऑनलाइन पढ़ो। समझ गया जी? अभी भी इसमें 1-2 क्वेश्चन बच गया है। और इसका मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा बनता है, अगर इतना नहीं समझाएंगे तो हो सकता है तुम लोग से नहीं बनेगा, इसलिए समझाना पड़ता है, ठीक है? क्या इसीलिए इतना थोड़ा समय इसलिए लिए ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है।
तो हम समय लिए तुम लोग को समझाने के चलते, तो इसलिए 2 ही क्वेश्चन बन पाया, तो आधा घंटा में तो एगो क्वेश्चन ही बनाए हैं। समझ गया? तो कल भर क्या करोगे? कल भर घर में रहना, ठीक है? और मैथ अभी पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ाए? फिजिक्स पढ़ाएंगे कॉपी पर पढ़ाएंगे, फिजिक्स हम बोर्ड पर नहीं पढ़ाएंगे, कारण ऑनलाइन हम फिर लिखाना संभव नहीं है, हम कितना बोल के लिखाएंगे तुम लोग को। समझ गया? फिजिक्स पढ़ोगे तो कॉपी पर पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ा रहे थे वैसे। समझ में नहीं आ रहा था कॉपी पर? हम्म। हाँ, मैथ बोर्ड पर पढ़ा देंगे, मैथ बोर्ड पर पढ़ा देंगे, लेकिन फिजिक्स बोर्ड पर नहीं हो पाएगा। फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमको पहले से लिख करके रखना पड़ता है, ठीक है? कारण फिजिक्स वाला वो उतना पूरा लिखेंगे तो बड़ी लंबा हो जाएगा, पूरा लिखना संभव नहीं है, बहुत सारा लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है। समझ गया जी? तो कि फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ एक सप्ताह से पढ़ा रहे, थक गया होगा, फिजिक्स पढ़ लो और क्या। कल फिजिक्स पढ़ोगे? ठीक है, कल से फिजिक्स पढ़ना, ठीक है? और कल से फिजिक्स पढ़ा देंगे, चलेगा एक सप्ताह फिजिक्स और का। कॉपी पर पढ़ेगा तो क्या? नहीं तो बोर्ड पर फिजिक्स संभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन में हमको बहुत सारा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, बहुत सारा लिखाना भी पड़ता है। अब कहाँ से लिखाएंगे बताओ? बोल के लिखेंगे तब वो लिखाएगा नहीं, ठीक है? संभव ही नहीं है। कॉपी पर तो इतना क्लियर होता है जी, कॉपी पर तुम लोगों को दिक्कत हुआ था समझा रहे थे तब। कॉपी पर तो क्लियर। क्या? तो कॉपी पर फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है? फिजिक्स पर मतलब होता है क्या है कि हम पहले से लिख करके रखेंगे उसको, ठीक है? और खाली हमको समझाना रहेगा। समझ गया? और प्रूफ करने ला सामने लिखेंगे, लेकिन बाकी जो लैंग्वेज रहता है वो लिख करके रखेंगे, लैंग्वेज हम मतलब लिखाएंगे नहीं तुम लोग को। अब प्रूफ करना जितना रहता है तो फिर कॉपी पर सामने हम करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, कल भी 2 बजे जुड़ना, और क्या। नहीं, कल 2 बजे नहीं जुड़ो, और पहले जुड़ो। कल और पहले जुड़ सकते हो, 12 बजे ही। घर में तो रहना है, घर में रह के तो जुड़ना है। कल 12 बजे ही जुड़ लेना, ठीक है? 2 बजे कल जुड़ेगा, कारण हो सकता है शाम में 10 वाला बच्चा कुछ यहाँ कोचिंग पर आएगा तो उसको संभालना पड़ेगा, 3 बजे पहुँच जाएगा उसे, तो संभालना तो पड़ेगा ही, ठीक है? तो कल 12 बजे ही जुड़ना, और उसके बाद कल के बाद क्या प्रोग्राम होता है तुम लोग को डिस्कशन कर देंगे। चलो ठीक है, अब लाइव क्लास बंद करते हैं, ठीक है? तो ठीक, बाय।